दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में आज हम चैप्टर लेते हैं यात्री एवं यात्रा के साधन। इस चैप्टर में भी सीटेट एग्ज़ाम और यूपीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यात्रा, जब हम अपने निवास स्थान से दूसरी जगह पर किसी विशेष कार्य हेतु जाते हैं तो उसे यात्रा कहते हैं। प्राचीन काल में भी लोग यात्राएं किया करते थे। ये लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्र की जोखिम भरी यात्राएं किया करते थे। ये लोग जोखिमों से हार नहीं मानते थे और अपनी यात्राएं जारी रखते थे। यात्राओं के लाभ क्या होते हैं? यात्राओं से लाभ, प्राचीन समय में यात्राएं भले ही जोखिम भरी थीं, परंतु उनसे कुछ लाभ जरूर होते थे। क्या क्या लाभ होते थे? यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिलता था। यात्राओं से लोग एक दूसरे की संस्कृति को समझते थे। यात्राओं से व्यापार फलता फूलता था। यात्राओं से नई जगह की खोज हुआ करती थी। यात्राओं से विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय होता था। आज भी लोग यात्राएं करते हैं। आज भी यात्राएं करने से लाभ वही है, परंतु यात्रा के साधन बदल गए हैं। अब हम एक हेडिंग लेते हैं, भारत में विदेशी यात्री। तो कौन कौन से विदेशी यात्री थे जो भारत में आए थे? प्राचीन समय से ही भारत विदेशी यात्रियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने भारत के विषय में विवरण दिया है। कुछ प्रमुख यात्री जो भारत में आए थे वे इस प्रकार हैं। पहले थे मेगास्थनीज। यह यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। इस पुस्तक में उसने भारतीय समाज के बारे में बताया है। फाहियान, नेक्स्ट यात्री हैं फाहियान। यह चीनी बौद्ध भिक्षुक था। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी गुप्त सम्राट के दरबार में आया था। इसने उस समय की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के विषय में बतलाया था। अगले यात्री हैं वेहनसांग। यह भी चीनी बौद्ध भिक्षुक था। इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम सीयू की है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था और यह हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। अगले यात्री हैं अल बरूनी। यह उज़्बेकिस्तान का निवासी था। यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद है। अपनी पुस्तक में इसने भारत के विषय में बताया है, ख़ास तौर से तालाबों के बारे में। अगले यात्री हैं इब्न बतूता। यह अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक रिहला में अपने अनुभव लिखे हैं। अगली यात्री हैं वास्को डिगामा। यह पुर्तगाली निवासी था। इसने 1498 में यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगले यात्री हैं डुआर्टे बारबोसा और डोमिगो पायस। ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे जो विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के समय भारत में आए थे। अब हम हेडिंग लेते हैं आधुनिक यात्रा के साधन। कि आज के समय में आधुनिक यात्रा जो की जाती है उसके साधन क्या क्या हैं। लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग या वायु मार्ग में किसी के द्वारा या फिर सभी के द्वारा सफ़र करते हैं। आज के यात्री दूर तक का सफ़र वायु मार्ग के द्वारा कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं। इन सभी यात्रा के साधनों के अपने अपने गुण और अवगुण होते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम सड़क मार्ग यानी सड़क परिवहन। यह छोटी दूरी के लिए उपयुक्त साधन है। सड़क मार्ग के साधन हैं बस, टैक्सी, कार, रिक्शा, दोपहिया वाहन आदि। इस साधन की पहुंच हमारे घर तक होती है। यह जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं जैसे सब्जी, दूध, फल, ब्रेड आदि के स्थानांतरण के लिए उपयुक्त होता है। सड़क मार्ग को निम्न सड़क मार्गों में विभाजित किया जाता है। वो कौन कौन से सड़क मार्ग हैं? एक पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग। यह राज्यों की राजधानी को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। और नेक्स्ट है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47A। और अगला है NH 1 दिल्ली से अमृतसर के लिए, NH 2 दिल्ली से कोलकाता के लिए। नेक्स्ट मार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज। यह भारत के 4 मुख्य शहर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट है गलियारा
उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है, और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक है। ये दोनों गलियारे झांसी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। नेक्स्ट है राजकीय राजमार्ग, ये राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है जिला सड़क, यह एक राज्य के विभिन्न जिलों को जोड़ती है। और नेक्स्ट है ग्राम सड़क, यह राज्य के जिलों के गांवों को जिला सड़क से जोड़ती है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह राजमार्ग है। लद्दाख में लोग ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल है। ये एक गायक हैं, सिंगर हैं। यह असम राज्य में है। बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु पहले सबसे लंबा पुल था। अब हम लेते हैं रेल मार्ग यानी रेल परिवहन। यह लंबी दूरी के सफ़र के लिए उपयोगी है। यह अत्यधिक माल ढुलाई के लिए उपयोगी है। भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच हुई थी। यह दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। भारतीय रेल मार्ग एशिया में सबसे बड़ा और विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़, जो असम में है, से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। इसकी लंबाई 4286 किलोमीटर है। विवेक एक्सप्रेस इस दूरी को तय करती है। भारत में 17 रेल मंडल हैं। मुंबई में मोनो रेल चलती है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 1.3 किलोमीटर गोरखपुर में है। अब हम कुछ कोंकण रेलवे के बारे में जान लेते हैं। यह रोहा यानी मुंबई से मंगलुरु यानी कर्नाटक है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर सैकड़ों पुल एवं अनेकों सुरंगें हैं, क्योंकि यह रेलवे लाइन पहाड़ी क्षेत्र पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। अगला है जम्मू बारामूला रेल मार्ग। यह रेल मार्ग जम्मू से बारामूला तक है। इस रेल मार्ग पर स्थित अन्य स्टेशन हैं, जैसे ऊधमपुर, कटरा, काजीगुंड, श्रीनगर और बारामूला। इसकी लंबाई है 342 किलोमीटर। एक और रेल मार्ग लेते हैं, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी रेलवे लाइन है और इन पर चलने वाली ट्रेनों को टॉय ट्रेन कहा जाता है। इन ट्रेनों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है और ये रेलवे हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और कांगड़ा घाटी रेलवे। अब हम हेडिंग लेते हैं मेट्रो रेल प्रणाली। देश में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में चली थी। 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत की गई। अब देश के हर बड़े यानी मेट्रो शहर में मेट्रो रेल की शुरुआत हो रही है। अब हम लेते हैं जल मार्ग यानी जल परिवहन। जल मार्ग का प्राचीन काल से ही यातायात के साधन के रूप में प्रयोग होता रहा है। यह बहुत सस्ता होता है। यह भारी भरकम और अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं के परिवहन के लिए उपयोगी होता है। जल मार्ग दो प्रकार के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय। अब हम अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में जानते हैं। इसका प्रयोग देशों के बीच व्यापार के लिए होता है। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्तन यानी बंदरगाह हैं कांडला जो कि गुजरात में है, नावाशावा मुंबई में, मार्मागांव गोवा में, न्यू मंगलौर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप ओडिशा में और हल्दिया कोलकाता में। अब हम लेते हैं अंतर्देशीय जल मार्ग। इसका प्रयोग देश के अंदर व्यापार आदि के लिए होता है। इसके अंतर्गत नौगम्य नदियां, नहरें और झीलें आती हैं। तो भारत में 6 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं जो कि इस प्रकार हैं। इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी पर, धुबरी से सादिया ब्रह्मपुत्र नदी से, कोल्लम से कोट्टापुरम केरल और काकीनाडा से पुदुचेरी, तलचर से पारादीप और लखीमपुर से भांगा बराक नदी असम में। भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर है बकिंघम नहर। केरल में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। इन झीलों को लेगून कहते हैं। यहाँ लोग वल्लम नामक छोटी नाव का प्रयोग करते हैं और फेरी से भी यात्राएं करते हैं। अब हम लेते हैं वायु मार्ग यानी वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 में हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विमान डाक सेवा की शुरुआत हुई। यह तेज एवं समय बचत वाला परिवहन है, परंतु महंगा है। इसकी सेवा दुर्गम क्षेत्रों में भी ली जाती है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में हुआ था।
एयर इंडिया लिमिटेड घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध कराती है। अन्य प्राइवेट कंपनियां हैं जेट, इंडिगो, एयर एशिया आदि। अब हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में, मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। भारत के अन्य प्रमुख हवाई अड्डे हैं राजा सांसी यानी गुरु रामदास जी हवाई अड्डा अमृतसर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में, अमोसी हवाई अड्डा लखनऊ में, निदम्बसेरी हवाई अड्डा कोच्चि में, बड़ा पानी हवाई अड्डा शिलोंग में, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई हवाई अड्डा गुवाहाटी में और वास्को डिगामा हवाई अड्डा गोवा में। अब थोड़ा सा कुछ प्रदूषण रहित वाहनों के बारे में जानकारी लेते हैं। साइकिल, रिक्शा, ई रिक्शा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, तांगा आदि प्रदूषण रहित परिवहन है। सीएनजी चलित परिवहन भी प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। अपने पर्यावरण को प्रदूषण रहित रखने के लिए हमें प्रदूषण रहित परिवहनों या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों हम टिकट एवं समय सारणी के बारे में पढ़ते हैं। टिकट प्राचीन समय में यात्री भले ही टिकट लेकर यात्रा न करते हों, परंतु आज अधिकतर परिवहनों में यात्रा करने के लिए टिकट लेना पड़ता है। विभिन्न परिवहनों के लिए अलग अलग टिकट लेने पड़ते हैं। मेट्रो में सफ़र करने के लिए हमें टोकन लेना पड़ता है। टोकन भी टिकट का ही एक रूप होता है। टिकटों से हमें अपनी यात्रा की दूरी का पता चलता है, परंतु रेल के आरक्षित टिकट से हमें कई सारी जानकारियां मिलती हैं। ये जानकारियां इस प्रकार हैं। यात्रा की तिथि और समय जो टिकट पर मेंशन होता है, आरक्षण की तिथि और समय टिकट पर लिखा होता है, ट्रेन का नंबर और नाम टिकट पर लिखा होता है। और क्या क्या जानकारी होती हैं? यात्रा की शुरुआत एवं गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तारीख और समय टिकट पर होता है। शुरुआत और गंतव्य स्थान के बीच की दूरी टिकट पर होती है। वयस्क और बच्चों की संख्या टिकट पर होती है। यात्रियों के लिंग और आयु की जानकारी टिकट पर होती है। यात्रा की श्रेणी की जानकारी टिकट पर होती है। यात्रियों के कोच की संख्या और आरक्षित सीट यानी बर्थ संख्या ये भी टिकट पर मेंशन होता है। आरक्षण शुल्क एवं कुल किराया ये भी टिकट पर मेंशन होता है। अब हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। रेलवे खिड़की यानी विंडो से लिए गए आरक्षित टिकट पर यात्रियों का नाम नहीं होता है। यात्रियों का नाम आरक्षण चार्ट में होता है जो सफ़र के दौरान टीटीई के पास होता है, परंतु आरक्षित ई टिकट जो इंटरनेट से प्राप्त किए जाते हैं उन पर यात्रियों का नाम होता है। अब दोस्तों हम समय सारणी के बारे में पढ़ते हैं। अधिकतर परिवहनों की अपनी एक समय सारणी होती है। समय सारणी में निम्न बातें होती हैं। परिवहनों के रूट का विवरण, परिवहनों के रूट में पड़ने वाले जगह, स्टेशन, उस जगह यानी स्टेशन पर पहुंचने का समय और वहां से चलने का समय यानी छूटने का विवरण आदि दिया होता है। जगहों यानी स्टेशनों के बीच की दूरी भी समय सारणी में दी होती है। अब हम लेते हैं दूरी, समय और गति यानी चाल के बारे में। किसी परिवहन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में लिया गया समय और उन स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात हो तो हम उस परिवहन की गति ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह अगर दूरी, दिशा और गति में से कोई दो चीज़ ज्ञात हों तो हम तीसरी अज्ञात चीज़ का पता लगा सकते हैं। दूरी, समय और गति की इकाइयाँ और फॉर्मूला इस प्रकार है। इकाइयाँ, दूरी की इकाई है मीटर या किलोमीटर, समय की इकाई है सेकंड, मिनट या घंटा, गति की इकाई है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। फॉर्मूला है दूरी बराबर समय गुणा गति, समय बराबर दूरी बटे गति और गति बराबर दूरी बटे समय। तो दोस्तों ये है यात्री एवं यात्रा के साधन, ये चैप्टर। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।